तो चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को। लेक्चर नंबर 13 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने लिखा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में आ चुका है, इसलिए ध्यान से समझिएगा सवाल को। अ कॉपर वायर हैज़ डायामीटर 0.5 मिलीमीटर। एक कॉपर वायर का हमें क्या दे रखा है, डायामीटर दे रखा है 0.5 मिलीमीटर। एंड रेजिस्टिविटी, ये पूरा लिखा हुआ नहीं था, यहाँ पे रेजिस्टिविटी वर्ड आएगा, ठीक है। तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है कॉपर वायर की वो दे रखी है इतनी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो कॉपर वायर का हमें डायमीटर दे रखा है और उसकी रेजिस्टिविटी दे रखी है। व्हाट विल बी द लेंथ, हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है ऑफ इट्स वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। इसका रेजिस्टेंस जो है हमें 10 ओम बनाना है, तो इधर लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस हमें बनाना है 10 ओम। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ़ द डायमीटर इज डबल, ये एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ तक का निपटा लेते हैं। हमें क्या करना है, लेंथ निकालनी। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि ये जो डायामीटर है जो कि मिलीमीटर में दिया है, पहले हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। जब भी आपको मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो आप 10⁻³ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप 1000 से डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर आप मिलीमीटर को मीटर में बदलना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप 10वीं में पढ़ रहे हैं तो इसलिए स्टैंडर्ड तरीक़ों का इस्तेमाल किया करें। तो मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमने क्या किया, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। एक और काम किया जा सकता है, डेसिमल को अगर हम इधर रिप्लेस कर दें, यहाँ से यहाँ तक ले जाएं, तो 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर डायमीटर हो जाएगा। हमने पीछे जब एक्सरसाइज में इस तरह का एक एग्जांपल भी किया था, पीछे जब हम बुक पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने डायमीटर से क्या फाइंड करी थी, रेडियस फाइंड करी थी, ठीक है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए डायमीटर को हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। 5 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 2। 2 से 5 को जब काटेंगे तो 2.5 आ जाएगा 10⁻⁻4। ये रेडियस आ चुकी है इतने मीटर। अब हम क्या करेंगे कि जो डायमीटर है उससे रेडियस तो निकाल लिया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, एरिया निकालने के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, πr²। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जितने भी वायर होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं। इसको देखिए ज़रा, जो वायर होती है वो सिलेंड्रिकल होती है और ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ये जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो ये एक सर्कल के जैसा होता है, इसीलिए इस एरिया को किससे निकाला जाता है, πr² फार्मूला लगाकर। तो पाई की जो वैल्यू है वो रख दी जाएगी यहाँ पर 3.14 इंटू रेडियस रख दी जाएगी जो अभी अभी हमने निकाली है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 और उसका कर दिया जाएगा स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा कि 3.14 तो इसी तरह से रहेगा, 2.5 जो है ना उसको 2 बार लिखा जाएगा इस तरीके से, और 10⁻⁴ की 2 में इंटू होकर 10⁻⁻ आ जाएगा -8। इस तरह का सवाल हम पहले कर चुके हैं चैप्टर के अंदर। एक ऐसा एग्जाम्पल आया था, शायद वो 12.5 था, आपने देखा भी होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि 3.14 तो ऐसे ही रहने देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻⁻8। इसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई और कर लेते हैं। तो अभी हमने जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो ये आया मल्टीप्लाई करके, और डेसिमल 4 के बाद लगेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर डेसिमल लगाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर ऐसा करते हैं, क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर तो है नहीं, हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकल चुका है, बाकी ले जाते हैं इसको अगले पेज पर। ये पेज नंबर 1 था, तो पिछले पेज पर जो हमने एरिया निकाला था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके अलावा जो जो चीज़ें हमें पता है उनको भी लिख दिया है, जैसे कि हमें रेजिस्टिविटी पता है, रेजिस्टेंस पता है, और लेंथ हमें फाइंड करनी है। और हम ये भी बात जानते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही फार्मूले के अंदर होती हैं, R = ρl/A। ये फार्मूला आप पहले भी बहुत बार देख चुके हैं। अब इस फार्मूले के अंदर ये सारी वैल्यूज़ पुट करने से पहले, क्योंकि हमें लेंथ निकालनी है, तो हम लेंथ का फार्मूला बना लेंगे। उसके लिए A की मल्टीप्लाई R में कर दी जाएगी और रो जो है वो आ जाएगा डिवाइड में, वहाँ पे रह जाएगा L। फिर से देखो, A की मल्टीप्लाई R में कर दी और रो चला गया डिवाइड में।
तो L इज इक्वल टू आर ए अपॉन रो आ चुका है। ठीक है, इसको सीधा करके लिख देते हैं, L इज इक्वल टू आर ए अपॉन रो। इसके बाद इसमें वैल्यूज़ सब्सिट्यूट की जाएंगी, जैसे कि R की जगह क्या रखेंगे 10, A की जगह क्या लिखा जाएगा 19.625 इंटू 10⁻⁻8 और रो की जगह क्या रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻8। अब देखो ये दोनों तो एक दूसरे से कैंसिल हो ही जाएंगे, तो इनके कैंसिल होने के इनके कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, L इज इक्वल टू 10 इंटू 19.625 अपॉन ये कैंसिल हो गया, रह गया 1.6। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो और बढ़ जाएगी। तो पहले मल्टीप्लाई करने के बजाय 10 की इसका डेसिमल मैंने हटा दिया, डेसिमल हटाते ही यहाँ पे एक ज़ीरो आ जाएगी इंटू 19625 अपॉन कितना रह गया 16। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि अच्छा यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ था, इसको लगा देता हूँ। अब 100 की मल्टीप्लाई अगर इसमें की जाएगी तो क्या होगा 1962500 आएगा और डेसिमल पहले से ही 3 के बाद लगा हुआ था तो 1 2 और 3 यहाँ पे डेसिमल आएगा डिवाइडेड बाय 16। 1962.5 डिवाइडेड बाय 16 ये आ गया। अब 16 से इसको डिवाइड कर दो, तो जब हम 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 122.66 मीटर। तो हमें उस वायर की जो लेंथ है उसका पता लग चुका है। एक बार पूरे सवाल को फिर से शुरू से देखते हैं। तो ये हमारा सवाल था, इसमें एक कॉपर वायर थी जिसका डायामीटर हमें दिया गया था और साथ ही साथ उसकी रेजिस्टिविटी दे रखी थी और इसके अलावा उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी थी और रेजिस्टेंस हमें दे रखा था। पहली बात तो ये चारों चीज़ें रेजिस्टेंस, लेंथ और डायामीटर से जो एरिया निकलेगा वो और रेजिस्टिविटी, ये चारों चीज़ें एक ही फार्मूले में होती हैं। इसमें R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो इसके लिए हमें R तो पता था और रेजिस्टिविटी भी पता थी, लेंथ हमें फाइंड करनी थी लेकिन हमें एरिया नहीं पता था। तो एरिया निकालने के लिए हमने इस पेज पर जो जो किया वो देख लीजिए एक बार। डायामीटर जो कि मिलीमीटर में था उसको पहले हमने मीटर में कन्वर्ट किया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। डायामीटर आने के बाद फिर उससे रेडियस निकाली गई, रेडियस ये आ गई और रेडियस आने के बाद हमने एरिया फाइंड आउट किया πr² फार्मूला लगाकर। पाई की वैल्यू पुट करी, रेडियस पुट कर दी और सॉल्व करते हुए ले आए। ठीक है, यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 ही रखिएगा जिससे कैलकुलेशन आपकी आसानी से हो सके। तो एरिया निकलने के बाद अब हमारे पास चारों चीज़ें हो गई, रेजिस्टिविटी, लेंथ, रेजिस्टेंस और एरिया। तो चारों चीज़ें जिस फार्मूले में होती हैं उसको हमने लगा दिया। अब क्योंकि हमें लेंथ निकालनी थी तो हमने लेंथ का फार्मूला बनाया, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट की और इससे इस पावर से ये पावर कैंसिल हो गई तो जो बचा वो लिख दिया। इसके बाद डेसिमल हटा रहे, यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा दी, फिर 100 की इसमें इंटू करेंगे ये आ जाएगा। 3 के बाद डेसिमल था तो लगा दिया 3 के बाद, फिर हमारे पास ये रह गया, फिर 16 से इसको डिवाइड किया तो ये आ गया। ठीक है, तो लेंथ तो निकल चुकी है लेकिन अभी जो हमारा आंसर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। एक और चीज़ यहाँ पे पूछी गई है, देखिए क्या है। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ़ द डायमीटर इज़ डबल। अगर डायमीटर को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो वो अभी देखते हैं। तो मैंने सवाल को जो है अगले पेज पर लिख दिया है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ़ द डायमीटर इज़ डबल। ये उसी सवाल का सेकंड पार्ट है जो एंड में लिखा हुआ था, जो आपको अभी दिखाया था। एक बार फिर से देख लो, ये देखो, ये पूछा गया था कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ़ द डायमीटर इज़ डबल। अगर डायमीटर को डबल्ड कर दिया जाएगा तो रेजिस्टेंस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब ये बात ध्यान दीजिए कि मान लो कि पहले जो वायर थी वो ऐसी थी, ये उसका डायमीटर था। मान लो कि शुरुआत में उसका डायमीटर d था। अब जब उस डायमीटर को डबल कर दिया जाएगा तो तार जो है ना वो मोटा हो जाएगा। पहले डायमीटर अगर d था तो अब डायमीटर कितना हो चुका है, 2d हो चुका है। एक और बात है कि मान लो कि अगर पहले डायमीटर d था और अब वो 2d हो गया तो पहले की जो रेडियस निकलेगी r1 वो निकलेगी d/2, क्योंकि रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। और अब रेडियस कितनी निकलेगी, अब निकलेगी 2d/2, यानी कि अब रेडियस क्या होगी, d होगी। रेडियस के बेस पर हम इनका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया निकालने का फार्मूला होता है
पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा और इधर A1 लिखना पड़ेगा। ये शुरुआत का है और ये बाद का है, ये डबल करने से पहले का है, ये डबल करने के बाद का है। तो एरिया निकाल रहे हम, पाई ऐसे ही रहेगा, R1 की जगह पर रखा जाएगा D/2 और उसका स्क्वायर। इसके बाद पाई ऐसे ही रहेगा, D का स्क्वायर, D स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ये एरिया आ गया। अब इधर की साइड एरिया जो निकालेंगे उसे A2 कहेंगे। बीच में लाइन खींच देता हूँ जिससे पता चले कि ये पहले का है और ये बाद का है। तो A2 अगर निकाला जाएगा तो वो कितना आएगा, तो उसके लिए पाई R2 स्क्वायर लिखा जाएगा। एरिया निकालने का फार्मूला होता है ना पाई आर स्क्वायर। पाई तो पाई रहेगा, R2 की जगह क्या लिखेंगे D और उसका स्क्वायर। तो ये बाद का एरिया है और ये पहले का एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा उसको निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है रो L/A1 और इधर क्या लगेगा R2 = रो L/A2। अब आप एक चीज़ पर ध्यान दीजिए कि A में 1 और 2 लगाया लेकिन रो में और L में कुछ नहीं लगाया, क्योंकि देखो उसी वायर का जो डायमीटर है उसको डबल किया गया है, इसलिए रेजिस्टिविटी तो चेंज होगी नहीं। और दूसरी चीज़, उस वायर की लंबाई को भी हमने कोई बदलाव नहीं किया, हमने तो सिर्फ उसका डायमीटर डबल किया है। तो डायमीटर डबल करने से देखो, जैसे ये एक वायर है, इसका डायमीटर डबल करने से जो एरिया है ये बढ़ जाएगा, लेकिन लंबाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए लंबाई को दोनों में सेम रखा है और रेजिस्टिविटी को इसलिए सेम रखा है क्योंकि सेम वायर है, मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, केवल एरिया बदला है, तार पहले से मोटा हो चुका है। अच्छा, इधर तो कुछ करने के लिए है A1 की जगह पर वैल्यू पुट की जा सकती है पाई D²/4। अब ये जो 4 है ना, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 4 रो L/πD²। ये R1 की वैल्यू आ गई। अब ज़रा इधर देखो, इधर हम क्या कर सकते हैं, रो तो ऐसे ही रहेगा, L भी ऐसे ही रहेगा और A2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, पाई D² रख सकते हैं, पाई D² रख दिया, ठीक है। अब ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट और ये बन गई इक्वेशन सेकंड। अब ये देखो कि यहाँ पे जो रो L/πD² है, इस पूरे की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, इस पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं R2, क्योंकि रो L/πD² जो है वो पूरा का पूरा R2 के इक्वल है। तो रो L/πD² इस पूरे की जगह इक्वेशन सेकंड से क्या रखा जा सकता है, R2 रखा जा सकता है। तो ये जो वैल्यू है ना R2 की, रो L/πD², तो इसकी वजह से यहाँ पे R2 रखा जा सकता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान से देखना, इसी पेज पर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो R1 = 4 और ये जो रो πD² है ना, रो L/πD², इस पूरे की जगह मैं इस पे ऐसे करके बना देता हूँ, इस पूरे की जगह इक्वेशन सेकंड से क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें नए रेजिस्टेंस के बारे में पता लगाना था, वो कितना हो जाएगा। तो इस 4 को हम ले जाएंगे डिवाइड में, नीचे R1 के नीचे चला जाएगा 4 और उधर रह जाएगा R2। तो नया जो रेजिस्टेंस है वो पहले वाले रेजिस्टेंस का क्या रह जाएगा, 1/4, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे साइड में लिख देंगे, इधर लिख देता हूँ, आंसर इसका यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है साइड में कि देयरफॉर न्यू रेजिस्टेंस बिकम R/4 और 1/4। नया रेजिस्टेंस जो है वो पहले का 1/4 हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं क्या सवाल था। तो सवाल ये था कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ़ द डायमीटर इज़ डबल्ड। अगर डायमीटर को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि पहले का डायमीटर अगर D था तो डबल करने के बाद वो क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं लेट द इनिशियल डायमीटर बी D देयरफॉर न्यू डायमीटर इज़ 2D, इस तरह से लिख सकते हो। अब अगर डायमीटर D है तो रेडियस उसकी आधी हो जाएगी। इधर भी जब रेडियस निकालेंगे तो 2D का हाफ करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। दोनों ही तरफ हमने एरिया निकाला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि डायमीटर चेंज होने से सिर्फ एक ही चीज़ पर फ़र्क पड़ता है और वो होता है ये, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ये एक सर्कल के जैसा होता है और सर्कल का एरिया किससे निकलता है, पाई R² से।
तो इधर हमने एरिया निकाला तो ये आया, और उधर जब हमने एरिया निकाला तो ये आया। अब हमने दोनों तरफ रेजिस्टेंस निकालने शुरू किए। रेजिस्टेंस का फार्मूला लगाया ρl/A1। इन दोनों में 1 या 2 कुछ नहीं लगाया, क्योंकि सेम वायर का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए जो रजिस्टिविटी यहाँ होगी वही रजिस्टिविटी वहाँ भी होगी, क्योंकि हमने वायर का मटेरियल चेंज नहीं किया, ना ही हमने वायर की लंबाई चेंज की। तो पहले भी लंबाई L थी, अभी भी लंबाई L होगी, लेकिन डायामीटर बदलने से क्या होगा कि एरिया बदल जाएगा, इसीलिए एरिया में 1 और 2 हमें लगाने पड़े। A1 की जगह वहाँ से वैल्यू पुट कर दी, 4 ऊपर जाके यहाँ पे लग गया। इसी तरह से A2 की जगह πd² हमने यहाँ पे रख दिया। फिर हमने सोचा कि ये जो वैल्यू है ρl πd², इस पूरे की जगह जो R2 लिखा हुआ है, अगर उस R2 को यहाँ पे लिख दिया जाए तो R1 = 4 R2 हो जाएगा। वो हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, 4 को डिवाइड में ले गए, तो पता चला कि नया जो रेजिस्टेंस है वो पहले वाले रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, यहाँ पे 1 लगाना था, तो जो लिख दिया यहाँ पे कि न्यू रेजिस्टेंस बिकम R1/4 या फिर 1/4 ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ये भी लिख सकते हैं ऑफ, ये मैंने लिख दिया है कि 1/4 ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस, इस तरीके से। ठीक है, उम्मीद है कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से ये सवाल किए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। चलिए खैर, तो अब हमारे सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। बोर्ड के पेपर में बहुत आ चुका है ये सवाल, ध्यान से समझिएगा। इसलिए द वैल्यू ऑफ करंट I फ्लोइंग इन अ गिवन रजिस्टर, किसी रजिस्टर के अंदर करंट I फ्लो हो रहा है, फॉर द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V है अक्रॉस द रजिस्टर, आर एज गिवन बिलो। टेबल के अंदर हमें करंट की और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज़ दे रखी हैं उस रजिस्टर के अंदर, जिस रजिस्टर की बात चल रही है उसमें जो करंट की वैल्यू है और जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो दोनों हमें दे रखी है। प्लॉट द ग्राफ बिटवीन V एंड I, V और I के बीच में एक ग्राफ बनाओ, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर, और उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस भी फाइंड करके दिखाओ। तो सबसे पहले क्या करना है, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन V एंड I, V और I के बीच में हमें एक ग्राफ बनाना है। तो जब भी V और I का ग्राफ आप बनाएंगे तो हमेशा V को वर्टिकल एक्सिस पे लीजिएगा और I को हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लीजिएगा। तो पहले हम इन वैल्यूज़ के बेस पर ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ बनाना बहुत आसान है, आपने क्लास 9th में भी ऐसी वैल्यूज़ अगर दी जाएँ तो उसके बेस पर कैसे ग्राफ बनाते हैं वो सीखा था मैथ्स के अंदर। ठीक है, तो अभी दोबारा से सीखते हैं। तो V और I का ग्राफ बनाने के लिए V बनेगा वर्टिकल एक्सिस पर और I बनेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। तो मैं बना देता हूँ। चलिए, तो फिर देखिए, तो हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर दिए हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमने करंट ले रखा है और वर्टिकल एक्सिस पर लिया है पोटेंशियल डिफरेंस। एक और चीज़ आप देखिए कि यहाँ पर जो 1 2 3 4 ले रखे हैं उनके बीच का जो गैप है वो ज़्यादा है, करीब 20 मिलीमीटर का गैप है, और ये जो इधर के 1 2 3 ले रखे हैं उनके बीच में 10 मिलीमीटर का गैप है। तो इस तरीके से किया जा सकता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इधर आप ज़्यादा गैप ले सकते हैं और उधर आप कम गैप ले सकते हैं, दोनों तरफ का स्केल आप अलग अलग ले सकते हैं। एक और बात है कि ये जो हम ग्राफ बनाएंगे ये एक रफ़ ग्राफ होगा, तो इसमें हो सकता है कि थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाएँ या सही ग्राफ ना बने, लेकिन जब एग्ज़ाम में ग्राफ आता है बनाने के लिए तो वहाँ पर एक ग्राफ पेपर दिया जाता है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट या एक्यूरेट सारी चीज़ें आती हैं। तो कोशिश करेंगे हम यहाँ पे भी सारी चीज़ें एक्यूरेट ही आएँ। तो I को और V को करने के बाद, अब I में मैंने इतने बड़े बड़े गैप इसलिए लिए हैं, तो देखो तुम जरा, यहाँ पे करंट की वैल्यू सिर्फ 4 तक ही थी तो इसलिए बड़े बड़े गैप लिए, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 13.2 तक है। अब वो ऊपर निकल सकता था, इसलिए यहाँ पर हमने थोड़ा कम डिफरेंस लिया है। ठीक है, जहाँ पर यहाँ पर हम देख रहे हैं जितने में 20 मिलीमीटर में 1 है, वहाँ पे 20 मिलीमीटर में 2 है, तो इधर का स्केल हमने आधा ले रखा है। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। जब I 0.5 होगा तो V होगा 1.6, तो I जो है वो 0.5 यहाँ पर होगा और V जो है वो 1.6 यहाँ पर होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा। ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होंगे, 0.5 और 1.6, पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट है 1 और 3.4, तो यहाँ से चलेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर 1
और वाई एक्सिस के ऊपर चलेंगे 3.4, तो दूसरा पॉइंट जो है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगला पॉइंट है 2 और 6.7, तो यहाँ से जब चलेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 के साथ में 6.7 देखना है हमें। तो 6.7 जो है यहाँ पे कहीं पड़ रहा है, इस जगह 6 से थोड़ा सा ऊपर पड़ेगा, यहीं पड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है 3 और 10.2, तो यहाँ से चलेंगे एक्स एक्सिस पर 3 और वाई पर 10.2, तो 10.2 देखो कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे इस जगह पड़ेगा 10.2। तो क्योंकि रफ ग्राफ पेपर है थोड़ा सा अल्टरेशन इसके अंदर हो सकता है। इसके बाद 4 और 13.2 है, एक्स के ऊपर 4 चलेंगे और वाई के ऊपर चलेंगे 13.2, तो 13.2 देख लो कहाँ पर है, थोड़ा सा ऊपर पड़ेगा इससे, यहाँ पर कहीं आएगा पॉइंट वो। ठीक है, अब क्या है ना कि जब भी हम वी और आई ग्राफ बनाते हैं तो सारे पॉइंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। तो यहाँ पे आ तो रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, लेकिन यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, तो इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये ग्राफ रियल ग्राफ नहीं है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करी तो ये 2 पॉइंट ना थोड़े से बाहर निकल गए, लेकिन जब आप इसको रियल ग्राफ पेपर के ऊपर करेंगे तो ये 2 पॉइंट भी इसी लाइन के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि वी और आई ग्राफ जो होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो फिलहाल मैं इनको यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कर लेता हूँ, लेकिन ये एडजस्टमेंट आप नहीं कर सकते जब आप इसको एक्चुअल ग्राफ पेपर के ऊपर बनाएंगे। फ़िलहाल ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, ग्राफ बन चुका है। इसके बाद देखिए क्या करना है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। इसके बाद रेजिस्टेंस भी हमें फाइंड करना है। अब हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ग्राफ की मदद से रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं बड़े ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R=। अब तुम्हें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राफ के कोई से भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो एक पॉइंट तो मैं ये वाला सेलेक्ट करूँगा क्योंकि ये सबसे ईजी पॉइंट होता है 0 0, और बाकी ये जितने भी पॉइंट दिखाई दे रहे हैं इनमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर लो। जैसे कि हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट है, देखो एक्स एक्सिस पर 3 है और वाई एक्सिस पर कितना है, यहाँ से देख लो ना 3 और 10.2 है। तो रेजिस्टेंस फाइंड करना हो अगर ग्राफ की मदद से, तो हम क्या करते हैं, ग्राफ के ऊपर कोई से 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। एक ये पॉइंट ले लिया और एक ये पॉइंट ले लिया, और उसके बाद हम एक फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फार्मूला लगाया जाता है। ये हो गए आपके x2 और y2, और ये वाले जो आपको दिख रहे हैं ये हो गए x1 y1। तो y2 माइनस y1 यानी कि 10.2 माइनस 0, 10.2 माइनस 0, और x2 माइनस x1 3 माइनस 0। ये वैल्यूज़ यहाँ पे ऐसे पुट कर देंगे। अब 10.2 में से 0 जाके 10.2 बचेगा और नीचे क्या आया 3। अब 3 से इसको 10.2 को हम कैंसिल करेंगे, तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 3.4 ओम आ गया। और ज़रूरी नहीं कि ये 2 पॉइंट लो, इसे और इसे भी ले सकते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 2 और 6.7 है, 2, 6.7। अब इसमें से इसको माइनस कर लो, तब भी रेजिस्टेंस इतना ही आएगा। देखो ज़रा, R=6.7 माइनस 0, 6.7 माइनस 0, 2 माइनस 0। ठीक है, तो ये हो गया 6.7 अपॉन 2। डिवाइड करो तो 2 3 जा 6, 7 आ गया। तो 2 3 जा 6, 1 बचा, और 1 बचा तो 10 हो गया। इसके बाद 2 5 जा 10 चल जाएगा। ठीक है, और फिर जब हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो ये क्योंकि डिजिट 5 या उससे ज़्यादा होती है तो इसमें एक प्लस कर दिया जाता है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 3.4 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो चाहो तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लो, चाहो ये और ये पॉइंट ले लो, चाहो तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को भी ले लो, बजाय 0 0। मतलब 0 0 तो मैं इसलिए ले रहा हूँ ये वाला पॉइंट क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। मर्जी है, आप ग्राफ के ऊपर कोई से भी 2 पॉइंट ले सकते हैं। तो देखो, इन पॉइंट्स के बेस पर ग्राफ तो तुम आराम से बना लोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है ये कि ग्राफ की मदद से रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। तो ग्राफ की मदद से रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम ग्राफ के ऊपर कोई से भी 2 पॉइंट लेते हैं और एक पॉइंट में से दूसरे पॉइंट को माइनस करते हैं।
तो जैसे हमने एक पॉइंट ये सेलेक्ट किया था और एक पॉइंट ये सेलेक्ट किया था और इसमें से इसको माइनस किया तो हमारा जो रेजिस्टेंस निकल के आया वो 3.4 आया। इसके अलावा हमने एक बार ये पॉइंट लिया और एक बार ये पॉइंट लिया, फिर से रेजिस्टेंस 3.4 आया। और ये वाला पॉइंट मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 0 वाला पॉइंट लेने से कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अगर आप इस पॉइंट में से इसको माइनस करेंगे तो भी आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 3.4 ही आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे कि कैसे वी और आई ग्राफ बनता है और सबसे इम्पोर्टेंट कि वी और आई ग्राफ से रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए खैर, अब समझिए क्वेश्चन नंबर 8 को। When a 12 वोल्ट बैटरी इज़ कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, एक 12 वोल्ट की बैटरी है जो एक अननोन रजिस्टर से जुड़ी हुई है। देयर इज़ अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, और करंट कितना जा रहा है 2.5 मिली एम्पियर का सर्किट के अंदर। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, तो वो जो रजिस्टर है ना उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 12 वोल्ट की बैटरी है तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 12 वोल्ट। अननोन रजिस्टर है तो इसका मतलब आर जो है हमें पता नहीं है, रेजिस्टेंस उसका वैसे भी निकालना है। और उसके अंदर करंट कितना जा रहा है 2.5 मिली एम्पियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि जो करंट मिली एम्पियर में दे रखा है इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, और उसके लिए हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से। मिली एम्पियर को एम्पियर में जब भी कन्वर्ट करना हो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दी जाती है। अब हम एक ऐसा फार्मूला ढूंढेंगे जिसमें ये तीनों चीज़ें होती हो। तो ऐसा फार्मूला होता है ये V = IR, ठीक है। अब V की जगह क्या रखा जा सकता है 12, I की जगह क्या रख देंगे 2.5 × 10⁻³ और रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। इसके बाद क्या होगा कि ये दोनों जो है ना डिवाइड में चले जाएंगे 12 के नीचे, 12/2.5 × 10⁻³ और वहाँ पे क्या रह जाएगा R। 10⁻³ ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻³ और नीचे रह गया 2.5 और उधर रह गया R। अब इसको ना क्योंकि 3 जीरो लगाई जा सकती हैं इस तरह से लिखा जा सकता है, और 2.5 = R। डेसिमल हटाओगे ना एक जीरो और आ जाएगी, तो 12 × 1000/25, तो डेसिमल हटा के एक ज़ीरो और ऊपर बढ़ गई और 25 से कैंसिल हो जाएगा। 25 4 जा 100 और साथ में 2 ज़ीरो। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेजिस्टेंस निकल कर आ जाएगा 12 4 जा 48 और 2 ज़ीरो। तो इतने ओम का वो रजिस्टर था। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। तो सिंपल क्वेश्चन था, सारी चीज़ें आसानी से क्लियर होती हैं कि V दिया हुआ था, I दिया हुआ था और रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना था। I क्योंकि मिली एम्पियर में दिया था तो उसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। तीनों चीज़ें जिस फार्मूले में होती हैं उसको लगा दिया, उसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दी, फिर सिंपल कैलकुलेशन करते चले गए और हमें उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस मिल गया। तो आसान सवाल था, एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर का ये आ सकता है और उम्मीद है कि आप इस सवाल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। चलेगा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, एक बैटरी है 9 वोल्ट की, इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ विद रजिस्टर्स 0.2 ओम, 0.3 और ये इतने सारे रजिस्टर्स हैं रेस्पेक्टिवली। तो एक 9 वोल्ट की बैटरी है जो सीरीज़ में जुड़ी हुई है इन सारे रजिस्टर्स के साथ। तो पहले हम एक सर्किट यहाँ पे बना लेते हैं इस तरह का, जिसमें ये सारे रजिस्टर्स होंगे और 9 वोल्ट की बैटरी होगी और ये सारे एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे। तो मैं सर्किट बना लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सर्किट तैयार कर दिया है जिसमें ये 5 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, 12 वोल्ट की बैटरी लगी है और ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। अब हमें निकालना क्या है वो पढ़ लेते हैं। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रजिस्टर, 12 ओम वाला जो रजिस्टर है उसके अंदर कितना करंट जाएगा। तो जितना करंट इस पूरे सर्किट में जाएगा उतना ही 12 ओम वाले में भी जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे सीरीज़ में है और सीरीज़ में सबके अंदर क्या होता है, सेम करंट जाता है। यानी कि अगर हमने इस पूरे सर्किट का करंट निकाल दिया तो 12 ओम वाले में जाने वाले करंट का पता भी चल जाएगा। तो पूरे सर्किट का करंट निकालने के लिए पहले हमें पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा।
तो टोटल रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके लिए ऐसे फार्मूला लगा देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और प्लस R5, ये फार्मूला लगा दिया। इसके बाद इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी जाएंगी। R1 कितना है 0.2, R2 0.3, 0.4, 0.5 और 12। ठीक है, इनको हम आसानी से प्लस कर देते हैं। कुछ बच्चे ना इसको प्लस करने में गड़बड़ी कर देते हैं, तो इसको कैसे प्लस करना है साइड में देख लीजिए। 12 को ऐसे लिखना 12.0, क्योंकि इन सब में 12 ही ऐसा है जिसके अंदर कोई डेसिमल नहीं है, तो उसको 12.0 लिखना। उसके बाद 0.5, फिर 0.4, उसके बाद 0.3 और फिर 0.2, और अब इनको प्लस किया जाएगा। 5, 4, 9, 3, 12 और 2 14 का 4, 1 कैरी हो गया, 13.4 आ गया। तो पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकलकर 13.4 ओम आ चुका है। और V हमें पहले से ही पता है, V जो है वो 12 वोल्ट है। V और R पता है और I हमें पता लगाना है, तो हम फार्मूला लगा देंगे V = IR। ठीक है, V की जगह क्या रख देंगे 12, I हमें निकालना है और R की जगह आ जाएगा 13.4। उसके बाद ये डिवाइड में चला जाएगा 12/13.4 और वहाँ पे क्या रह जाएगा I रह जाएगा। जब आप 13.4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो डेसिमल हटा के ऊपर 0 लगाएंगे, फिर जब आंसर आएगा तो 0.67 एम्पियर करंट आ जाएगा। ठीक है, तो पूरे सर्किट में फ़्लो होने वाला करंट आया 0.67 एम्पियर, और यही 12 ओम वाले के अंदर भी जाएगा। तो एंड में एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो इस स्टेटमेंट हमने लिख दिया है कि करंट थ्रू 12 ओम रजिस्टर इज़ 0.67 एम्पियर। एक बार फिर से सवाल को समझते हैं। सवाल ये था कि हमारे पास 5 रजिस्टर हैं जिनको एक दूसरे के साथ सीरीज़ में 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। तो पता लगाओ कि 12 ओम वाले में कितना करंट जाएगा। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि सीरीज़ में पूरे सर्किट में जितना करंट फ्लो होगा उतना ही हर एक के अंदर जाएगा। तो 12 ओम वाले में भी वही करंट जाएगा, इसमें भी वही जाएगा, इसमें सब के अंदर सेम करंट जाएगा। तो इसका मतलब अगर पूरे सर्किट का करंट निकाल दिया जाए तो 12 ओम वाले में जाने वाला करंट भी हमें मिल जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाला, R = R1 प्लस, इस तरीके से। तो टोटल रेजिस्टेंस ये आ गया। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट का ये था। तो पूरे सर्किट का करंट इस तरीके से निकल गया। अब पूरे सर्किट में जो करंट जा रहा है वही किसके अंदर जाएगा, 12 ओम वाले में भी जाएगा, क्योंकि सीरीज़ में सबके अंदर सेम करंट जाता है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट कर लिया है। 9 के बाद जो सवाल आ रहे हैं वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और उनको हम अगले लेक्चर में ही देख पाएंगे। आज बस इतना ही करते हैं। तो आज जो पढ़ाया गया है उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है। ठीक है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।